इस राष्ट्रीय संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय प्रोफेसर वांगछिंग दुर्जे नेगी जी, माननीय कुलपति केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ, जो एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध दर्शन के विद्वान होने के साथ साथ सचमुच करुणा की प्रतिमूर्ति हैं और प्रशासनिक क्षमता से पूरी तरह से संबद्ध हैं। उनकी कार्यकुशलता, उनके व्यवहार से हम सभी प्रभावित हैं। मैं बहुत आदर के साथ आपको प्रणाम करता हूं। मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली से पधारे हुए प्रोफेसर रामेश्वर राय जी, जिनको सुनना बड़ा सुखद लगता है और लगता है कि जिन्हें बार बार सुना जाए, और प्रसाद जी पर तो अनेक बार सुना जाए फिर भी तृप्ति नहीं होती है। प्रसाद साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान आप हैं। आपको इस संस्थान में स्वागत करते हुए आपको प्रणाम करता हूं। इस संस्थान की ऊर्जाशील उप कुल सचिव डॉक्टर चंद्रा जी, सुनीता चंद्रा जी, सभागार में उपस्थित उप कुल सचिव श्री हिमांशु पांडे जी, प्रोफेसर उमेश सिंह जी, इस संस्थान के सभी विद्वत प्राध्यापक वृंद, छात्र एवं छात्राओं, और इस कार्यक्रम को जिन्होंने मूर्त रूप हमारे सामने आज रखा है, बहुत स्वागत भी करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कविता प्रसाद को और अवधेश जी को। क्यों? क्योंकि अब तक यह माना जाता रहा है कि प्रेमचंद और प्रसाद दो अलग अलग अखाड़े के दो खिलाड़ी हैं, और हिंदी में जो आलोचना की एक परंपरा चली, इन दोनों को एक दूसरे का विरोधी 36 का मान करके मूल्यांकन हुआ। वो एक दूसरी तरह के रचनाकार हैं और प्रसाद जी एक दूसरे तरह के रचनाकार हैं। और हिंदी समीक्षा का एक ऐसा दौर भी आया जिसमें कि प्रेमचंद जी को लेकर के बहुत सारे वामपंथी आलोचक, मुझे नहीं कहना चाहिए यह शब्द, लेकिन एक समीक्षा का मानदंड बना कि सही अर्थ में रचनाकार प्रेमचंद जी हैं। प्रसाद जी को कहीं न कहीं दरकिनार किया गया। लेकिन इस संगोष्ठी के विभिन्न सत्रों में जो विचार विमर्श होंगे, मित्रवत स्तंभ की बात कही गई है, क्योंकि दोनों बड़े रचनाकारों का एक लक्ष्य रहा है देश की आजादी और विश्व मानवता का कल्याण। ये दोनों की दृष्टि में है, विशाल मानवता का कल्याण। अलग अलग राही हैं दोनों, और मैं तो समझता हूं कि ये बहुत अच्छा है। आप सोचिए काशी कितना समृद्ध रहा होगा उस समय। आज दिल्ली सर बहुत समृद्ध हो गया है साहित्य की दृष्टि से, लेकिन आप सोचें कि इस काशी में जहां भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आधुनिक हिंदी साहित्य की नींव रखी थी, और वह समय सचमुच कितना समृद्ध रहा होगा। जबकि एक तरफ प्रेमचंद है जिस शहर में, एक समकाल में प्रसाद जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। प्रत्येक विधाओं से कितना धनी यह शहर रहा होगा, यह हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। जैसा मैंने पहले कहा कि अब तक जो भी मूल्यांकन रहा है वो अलग अलग करके हम देखते हैं। यह संगोष्ठी इस अर्थ में बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों रचनाकारों का एक साथ अगर मूल्यांकन करते हैं। मैं ऐसा सोचता हूं कि अगर कोई सुंदर वाटिका हो और उसके सारे फूल एक ही रंग के हो जाएं तो वह बगीचा बड़ा बदरंग दिखाई देगा। और मैं सोचता हूं कि प्रेमचंद जी एक खिले हुए लाल गुलाब हैं, प्रसाद जी श्वेत कमल हैं, शुक्ल जी पीताभ कमल हैं। ये सारे लोग मिल करके उस वाटिका को सुंदर बनाते हैं। हिंदी साहित्य की वाटिका है जिसको अलग अलग, कोई किसी पद का अनुकरण नहीं करता है। आप सोचिए कि जो प्रेमचंद जी लिख रहे थे वही प्रसाद जी भी लिखते तो क्या होता, या जो प्रसाद जी लिख रहे थे वही प्रेमचंद जी लिखते, तो कहीं भी सुंदरता नहीं हो पाती। सौंदर्य वही है, अपनी विविधता में श्रेष्ठता को प्रस्तुत कर देना। यह उस समय इन दोनों रचनाकारों को इन्हीं बिंदुओं को लेकर के कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे मानवीय दृष्टिकोण, सांस्कृतिक दृष्टिकोण दोनों रचनाकारों का एक है। भारतीय संस्कृति के गौरव का गान दोनों करते हैं, राष्ट्रीयता का गान दोनों करते हैं। प्रेमचंद का भी उद्देश्य, वो कहते भी हैं अपने निबंधों में, कई बार उन्होंने कहा कि मुझे चाहिए क्या, मैं चाहता हूं कि देश आजाद हो जाए। और प्रसाद जी जो स्वयं, जिसकी कि विदेश की महिला एक गाती है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। एक शहर में रहते हुए एक ग्रामीण क्षेत्र में प्रेमचंद जी रह रहे थे और शहर के बीच प्रसाद जी रह रहे थे। दोनों के रहन सहन में,
बहुत अंतर था। बेनियाबाग में रहते हुए दोनों बहुत मिलते हैं। प्रेमचंद स्मृति अंक में हंस में वह चित्र छपा है जो बहुत अधिक चर्चित हुआ। प्रसाद जी भी खड़े हैं और प्रेमचंद जी खड़े हैं। हरिशंकर परसाई जी ने एक उस पर एक व्यंग्य निबंध लिखा, प्रेमचंद के जूते, बड़ा चर्चित हुआ था वो। प्रेमचंद का जूते से उनकी अंगुली बाहर निकल करके दिखाई देती है। प्रोफेसर श्रद्धानंद जी आए हैं, मैं स्वागत करता हूँ। और मैं पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन डॉक्टर प्रवीण कुमार गुंजन जी संभवतः हमारे बीच में हैं, क्षमा करेंगे मैं पहचान नहीं पाया, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। प्रेमचंद और प्रसाद इस शहर में रहते हुए एक बड़े रचनाकार के रूप में वह आत्मीयता भी रही होगी। कहीं यह प्रमाण तो नहीं मिलता है कि प्रसाद जी प्रेमचंद के लमही में गए, लेकिन प्रेमचंद जी प्रसाद जी से मिले थे। और मिले का मतलब बेनियाबाग में टहलते हुए मिलते थे, लेकिन उनके घर भी गए थे। और जब उनका निधन हुआ था प्रेमचंद जी का, तो उस शव यात्रा में भी प्रसाद जी हैं और उदास बैठे हुए हैं मणिकर्णिका घाट के पहले वाली गली में। कुछ लोग प्रेमचंद के शव के साथ जा रहे हैं। प्रसाद जी अपने मित्र के साथ एक जगह बैठे हुए हैं। एक नागरिक पूछता है काशी का कि कौन है ये जिसका निधन हुआ है। दूसरा उत्तर देता है कि कोई मास्टर था, मर गया है। प्रसाद जी की पीड़ा होती है उस समय कि एक इतने बड़े रचनाकार का हम इस तरह से उसका प्रयाण कर रहे हैं। और जिस समय राम कटोरा के उस भवन में, उस कमरे में हम लोगों ने देखा है उस कक्ष को जहां प्रेमचंद जी का निधन हुआ था, शिवरानी देवी प्रेमचंद जी के शव को लेकर के अपने गोद में बैठी हुई हैं, किसी को छूने नहीं दे रही हैं। जो उस शव को छूने आ रहा है, शिवरानी देवी कह रही हैं, मैं फिर से विधवा होना नहीं चाहती हूँ। प्रेमचंद जी ने विधवा शिवरानी से विवाह किया था। किसी की हिम्मत नहीं है कि उनकी गोद से प्रेमचंद के शव को बाहर निकाले और अंतिम क्रिया की जाए। किसी ने कहा, राय कृष्णदास ने कहा कि कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता है, प्रसाद तुम बोलो शिवरानी से तो शायद तुम्हारी बात का असर पड़ेगा। प्रसाद जी हिम्मत बांध करके जाते हैं वहां शिवरानी देवी के पास। शिवरानी देवी कहती हैं कि जयशंकर प्रसाद, तुम बड़े कवि हो सकते हो, एक स्त्री के हृदय को तुम नहीं समझ सकते हो। और प्रसाद पीछे हट जाते हैं। उस समय प्रसाद जी वहां परिपूर्णानंद जी थे, संपूर्णानंद जी के भाई। उनसे कहा कि पूर्ण तुम कुछ करो, मेरी हिम्मत नहीं है। प्रसाद जी पीछे आ जाते हैं, आंख में आंसू है। फिर किसी तरह से खींच करके प्रेमचंद के शव को बाहर लाया जाता है और अंतिम क्रिया होती है। इतने आत्मीय रूप से दोनों जुड़े हुए थे। और लेकिन दोनों में एक अंतर था। प्रसाद जी भी व्यवहारिक थे और प्रेमचंद जी भी व्यवहारिक थे। लेकिन अंतर क्या था कि प्रसाद जी उतना दुनियादारी नहीं थे। दुनिया का खेला प्रसाद जी को नहीं आया था। और प्रेमचंद जी जिस तरह से अपने जीवन, जिस तरह से उनका संघर्ष था, माता की मृत्यु होती है, विमाता का आना है, कुछ वर्ष के बाद पिता की मृत्यु हो जाती है, एक विमाता है घर में, एक पत्नी है घर में। और प्रेमचंद जी किस तरह से अपनी शिक्षा करते हैं, ट्यूशन करके अपनी पढ़ाई करते हैं, वह एक अलग परिवेश है। और प्रसाद जी का परिवेश क्या है? प्रसाद जी उस वंश परंपरा से आते हैं कि इस काशी में केवल दो लोगों के लिए हर हर महादेव बोला जाता था। काशी नरेश जब गलियों से निकलते थे तो काशी की जनता हर हर महादेव करती थी। और दानता में श्रेष्ठ सुमनी साहब जब निकलते थे तो काशी की जनता हर हर महादेव करके स्वागत करती थी। उस उच्चता को प्राप्त करना, उस परिवेश से मिलना, वह धन संपत्ति से मिलना। और प्रसाद की सीमा कहाँ थी? प्रसाद जी की पूरी सीमा थी चौक के सुमनी साहब की दुकान और गोवर्धन सहाय का घर। इसके अलावा कहीं नहीं जाना। और प्रेमचंद उस जीवन से, संघर्ष से घूमते हुए किस तरह से हाई स्कूल करते हैं, इंटरमीडिएट करते हैं, इसका सबको पता होगा। फिर बीए करते हैं, फिर इसके बाद महोबा में इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल होते हैं, फिर गोरखपुर जाते हैं। ये जीवन संघर्ष है। प्रेमचंद शायद लमही के रास्ते पर खड़े होकर के देख रहे हैं अलगू चौधरी को, जुम्मन साहब को, होरी को, धनिया को, गोबर को देख रहे हैं चारों तरफ प्रेमचंद। और प्रसाद अपने गहन अध्ययन से अपने भीतर निर्मित कर रहे हैं भगवान बुद्ध को।
अपने अंदर निर्मित कर रहे हैं चाणक्य को। चाणक्य बाहर से लाया हुआ नहीं है, चाणक्य खुद प्रसाद का प्रतिमूर्ति बन करके बाहर आता है, जो राष्ट्रीय एकता का उद्घोष करता है। ये दोनों के लोगों में अंतर है, अंतर्मुखता, चुपचाप अपना काम करना, चुपचाप अध्ययन करना और उसमें अंत तक डूबे रहना प्रसाद की अपनी वृत्ति थी। अगर वे प्रेमचंद जैसा सामाजिक और राजनीतिक दुनियावी को जीते तो शायद कामायनी सृजन नहीं हो पाता। प्रेमचंद जी शायद कंकाल बन करके रह गए होते केवल, अगर प्रसाद जी इतनी गहराई से अपने अध्ययन में और उस अंतर्मुखी वृत्ति में नहीं रुकते। दोनों की घरेलू स्थितियों में अंतर है, संघर्ष कर रहे हैं। प्रसाद जी की भी घर जो है पूरा का पूरा एक तरह से कर्ज में डूबता है। पहली पत्नी का निधन होता है, दूसरी पत्नी का निधन होता है, अपनी भाभी से किस तरह से कहने से जबरदस्ती बिना मन के तीसरा विवाह करते हैं, एक पुत्र पैदा होता है और सारा झंझावात जीवन का है। लेकिन कभी दुनियादारी नहीं सीखते हैं। उनके जीवन वृत्त से पता चलता है, उनकी किताब रामेश्वर राय सर ने जरूर पढ़ा होगा, उनका अवसाद का आनंद, उसमें बड़े विस्तार से और एक दो उनकी आत्मकथात्मक उपन्यास उनके ऊपर आए हैं, कंथा आया है और अवसाद का आनंद आया है। उसको पढ़ने से लगता है कि किस तरह से प्रसाद कभी टूटते नहीं थे और वह शक्ति उनको कहाँ से मिलती है। जैसा कहा गया, इस भूमि से मिलती थी उसकी शक्ति, उस दुख से पार जाने की शक्ति। अगर प्रसाद यह लिखते हैं कामायनी में कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा है यह नीला झीन विकसता है जिसमें सुख गात। तो दुख की रजनी को पार करके सुख का नवल प्रभात देखने की आकांक्षा यह बुद्ध की धरती से प्रसाद जी को मिलती है और उनकी रचना में पूरा का पूरा दिखाई देता है। एक दूसरा अंतर, पहला मैं केवल अंतर की बात फिर समानता की बात दोनों थोड़ा थोड़ा करूंगा, जिसका कि अगले सत्रों में थोड़ी चर्चा होगी। चूंकि विषय प्रवर्तन का दायित्व है तो थोड़ा सा समय तो ज्यादा लूंगा, इसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ, थोड़ा सा समय जी। एक मुख्य, अब देखिए लेखन का क्षेत्र कितना था। प्रसाद जी, प्रेमचंद जी कहानी और उपन्यास दो में बिल्कुल आकाश की ऊंचाइयों तक छूते हैं, सम्राट बनते हैं, कथा सम्राट बनते हैं, एक बड़ी ऊंचाई जिस समय की। और प्रेमचंद का एक सबसे बड़ा योगदान है कि हिंदी का वह पाठक जो तिलस्मी, अय्यारी और कल्पनात्मक कथाओं में था, चंद्रकांता संतति के पाठकों को ला करके, लाखों लाखों पाठकों को ला करके और अलगू चौधरी और जुम्मन साहब तक पहुंचा देते हैं, गांव के किसान तक प्रेमचंद ले आते हैं उस पाठक को, ये सबसे बड़ा योगदान है। लेकिन दूसरे में, और प्रेमचंद, प्रसाद जी जिस भी विधा को छूते हैं, चाहे वो कहानी हो चाहे वो नाटक में, प्रसाद युग पूरा का पूरा आते हैं। और नाटक की कोशिश, मुझे लगता है कि दोनों लोगों को एक दूसरे को देख करके कुछ सीखते भी थे। अगर प्रेमचंद ने प्रसाद को कभी कहा होगा कि गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ते हो, लोग कहते हैं कि उसी के प्रेरणा से उन्होंने कंकाल और तितली लिखा। तो प्रसाद जी को नाटक लिखते हुए देख करके प्रेमचंद को हुआ भी होगा कि मैं भी थोड़ा नाटक पर हाथ आजमाऊं, और उन्होंने 1921-22 में नाटक लिखना शुरू किया। और पहला नाटक प्रेमचंद ने लिखा संग्राम नाटक। संग्राम नाटक लिखा तो संग्राम की भूमिका में प्रेमचंद लिखते हैं, नाटक लिखना खूने जिगर पीना है, यह प्रेमचंद जी का जिगर का खून पीना है। एक नाटक लिखने में 5 वर्ष से कम समय तो नहीं लगेगा। और मैं कहता हूं, मैं माने प्रेमचंद कहते हैं कि अच्छा नाटक तो पूरे जीवन में एक ही लिखा जा सकता है। और अब मैं कसम खाता हूं कि फिर मैं नाटक नहीं लिखूंगा। लेकिन पता नहीं क्या बात आ गई कि एक ही साल बाद फिर नाटक लिखा, करबला। 22-23 में, 23 में करबला उन्होंने लिखा। करबला क्यों लिखा? क्योंकि वो समय देखिए, रचनाकार कैसे अपने समय से प्रभावित होता है। 1921 में एक बड़ा, गांधी जी आते हैं, 21 दिन का उपवास रखते हैं, हिंदू मुस्लिम में सांप्रदायिक दंगे होते हैं 21 में। और उसी समय प्रेम प्रसाद जी नाटक लिखते हैं, नागों और आर्यों का संघर्ष, जन्मेजय का नाग यज्ञ। और उसी 21 में लिखा गया यह नाटक। और उसी जन्मेजय के नाग यज्ञ से प्रभावित होकर के प्रेमचंद नाटक लिखते हैं करबला। और उसमें भी समस्या वही है, हिंदू और मुस्लिम की समस्या।
मुझे आश्चर्य हुआ कि पहले संग्राम नाटक में प्रेमचंद एक तरह से कसम ही खाते हैं कि अब नाटक लिखना मेरी बस की बात नहीं है, फिर भी 1 साल बाद नाटक लिखते हैं करबला। और उसके बाद उतना ही नहीं, तीसरा नाटक फिर 1933 में लिखते हैं प्रेम की वेदी। और वह पूरी तरह से, मैं तो नहीं कहूंगा इतने बड़े रचनाकार के लिए, लेकिन कहा जा सकता है कि वो फ्लॉप नाटक है। पहला नाटक संग्राम जो लिखते हैं, उस संग्राम को आप देखेंगे, ठीक वही समय है जब प्रेमचंद प्रेमाश्रम लिख रहे थे। प्रेमाश्रम का एक आदर्श निर्मित करते हैं। ज्ञान शंकर जैसे जो जमींदार है, जो शोषक है, जो क्रूर है, उसको प्रेमाश्रम की स्थापना करता दिखाते हैं, एक आदर्श स्थापित करते हैं। और संग्राम नाटक में भी जो सबल सिंह है, वह इतना शोषक है, इतना अत्याचारी है, इतना विलासी भोगी है, उसको बिल्कुल संत बना देते हैं। तो नाटक के दृष्टि से, और प्रसाद जी के नाटकों को देखिए, प्रसाद जी निरंतर नाटकों की ऊंचाइयां लिखे चले चलते हैं। जन्मेजय के नाग यज्ञ के बाद अजात शत्रु आता है, स्कंद गुप्त आता है, ध्रुव स्वामिनी तक पहुंचते हैं। और एक एक नाटक अपने समय के पूरे दस्तावेज के रूप में आते हैं। और अजात शत्रु में तो हम बौद्ध प्रभाव की बात थोड़ी बाद में करेंगे, लेकिन अगर यहाँ किया जा सकता है कि किस तरह से बौद्ध दर्शन और बौद्ध साहित्य से और उनके अध्ययन का था। अध्ययन में बहुत है दोनों आदमियों की, प्रसाद और प्रेमचंद दोनों की जो अध्ययनशीलता है वो अद्भुत है। आपको बताऊं कि प्रेमचंद पढ़ने के समय में भी एक एक उपन्यास, मेरा ख्याल है कि होशरूबा उपन्यास जो है वह उन्होंने खुद लिखा है कि एक एक खंड 2-2 हजार पृष्ठों का था और अब तक 17 खंड छप चुके थे, वो सब प्रेमचंद पढ़ चुके थे। और प्रसाद इधर क्या पढ़ रहे हैं? प्रसाद भारतीय दर्शन पढ़ रहे हैं, पूरा पुराण पढ़ रहे हैं, बौद्ध दर्शन पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि कलकत्ता से बोरे बोरे भर करके किताबें आती थी और प्रसाद पढ़ते थे, और दूसरे महीने फिर एक आदमी जाकर के किताब ले आता था वहां से। तो इतनी पठनशीलता दोनों के बीच में थी। जहां तक शिक्षा की बात है, प्रेमचंद जी आगे बढ़ते हुए बीए तक जाते हैं, प्रसाद इसी क्वींस कॉलेज में हमें जहां तक ज्ञात है कि केवल कक्षा 5 या 6 तक पढ़े, और इसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। 6 तक 6 तक पढ़ा और उन्होंने छोड़ दिया। और 6 में तो एक अद्भुत घटना हुई थी। उनके एक मास्टर थे, उनके एक टीचर थे जान दास, भारतीय ईसाई थे जान दास। तो जान दास अंग्रेजों का विरोध करते थे। वो कहते थे कि अंग्रेज जिस देश को लूट रहे हैं, इनको यहाँ से भगाना होगा, तुम सब लोग ईसाई बन जाओ। और सब लोग, उस समय ईसाइयों को बिना लाइसेंस के बंदूक मिलती थी, तुम लोग ईसाई बन जाओ और सभी बंदूक ले लो एक एक, और बंदूक लेकर के अंग्रेजों को मार करके भगा दो। तो प्रसाद जी उसमें कक्षा 6 का विद्यार्थी है, आश्चर्य होकर के उनके पीछे पीछे चलते थे। तो कहते थे कि अब बताइए ये कैसे भागेंगे? तो जान दास ने कहा, पश्चिम की पहाड़ियों से कोई एक आएगा जो इन अंग्रेजों को भगाएगा। पश्चिम की पहाड़ियों से संकेत था महाराणा प्रताप की ओर से। महाराणा प्रताप जैसा तेजस्वी इस देश में पैदा होगा जो इनको भगाएगा। और कहते हैं कि सबसे पहला जो नाटक प्रसाद जी का है वह महाराणा प्रताप का महत्व है। देखिए कहां से व्यक्ति प्रेरित होता है और कैसे लिखता है, और इसके बाद किस तरह से राष्ट्रीय चेतना को विकसित करते हैं प्रसाद जी। तो बौद्ध दर्शन से प्रभावित होकर के प्रसाद जी उसके साहित्य और दर्शन से प्रभावित होकर के जब नाटक लिखते हैं, पहला उनका नाटक इससे जो सबसे अधिक प्रभावित है, विशाख को आप छोड़ दें तो राजश्री और अजात शत्रु, इन दोनों नाटकों में, और अजात शत्रु में तो राजश्री बौद्ध उपासिका है और किस तरह से वो करुणा की बात अपने परिवर्तन करती है। और अजात शत्रु में तो बिंबसार, अजात शत्रु वो बुद्ध का बिल्कुल समय उठा करके रखते हैं, और उसमें अजात शत्रु का जो इतिहास है उस इतिहास को अपने ढंग से बदलते भी हैं। वहां गौतम भी एक पात्र के रूप में आए हुए हैं, देवदत्त एक पात्र के रूप में आया हुआ है। और इसके बाद नाटकों में आगे चल करके बौद्ध दर्शन और साहित्य की अनगूंज इसमें सुनाई देती है। और उनकी कविताओं में, मैं उसमें विस्तार से नहीं जाऊंगा, दूसरे सत्र में जब बात की जाएगी, शायद एक सत्र इसी पर रखा गया है कि बौद्ध दर्शन और प्रसाद का साहित्य, तो उसमें विद्वान वक्तागण अपनी बात विस्तार से करेंगे। और कामायनी की पूरी अगर आप रचना को देखें तो कामायनी में दुखात्मकता
अनित्यवाद और करुणा। पूरे कथा का सूत्र जो है वह यही है। मनु अकेले हैं, सृष्टि का प्रलय हो चुका है, दुख का है, और मनु को यह समझ में आ गया है, देव न थे हम और न ये हैं, सब परिवर्तन के पुतले, सब परिवर्तन के पुतले हैं, सब कुछ नष्ट हो जाने वाला है। और दुख से भागते हैं बुद्ध, गौतम, मनु मनु जहां जहां भागते हैं और दुख में पड़ते चले जाते हैं। जो इनकी आकांक्षा है, आकांक्षाओं को पूरा करते हैं, इच्छाओं को पूरा करते हैं, श्रद्धा को छोड़ करके ईड़ा के पास जाते हैं, दुख और बढ़ता है। बुद्ध वाणी में जो बुद्ध वाणी में एक जगह कहा गया है, मुझे थोड़ा याद भूल सकता है, आप लोग बताएंगे। उसमें एक धम्मपद की एक वाणी है, न नग्नचर्या न जटा न पंका रजो वचल्लम उत्कट प्रधानम। न राख लपटने से, न नंगा रहने से, न उकड़ू बैठने से परम पद नहीं प्राप्त हो सकता है। क्यों कहते हैं? अवतीर्ण कांक्षम, आकांक्षा से पार चले जाओ, तुम प्राप्त कर लोगे। तो जब मनु कहाँ जाते हैं? जब आकांक्षा से पार जाते हैं। और मनु और श्रद्धा की जो भी बातचीत होती है पूरा का पूरा, उससे उसमें साफ साफ दिखाई देता है, और उस करुणा को पार करके बुद्ध जाते हैं। तो अपनी कविताओं में लहर की तमाम कविताएं, उस कविता को मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिस कविता का उल्लेख कविता कुमारी ने किया था, अरि वरुणा की शांत कछार। और मैं अपनी बात को उसी से समाप्त भी करूंगा, क्योंकि यहाँ सारनाथ में अगर प्रसाद को हम याद कर रहे हैं तो उस कविता का वाचन, कुछ अंश तो उसका जरूर होना चाहिए। अब दूसरी बात, जहां दोनों मिलते हैं, देखिए किन किन बिंदुओं पर दोनों ये बड़े रचनाकार मिल रहे हैं एक साथ। जैसे लगता है कि दो धाराएं एक साथ गलबहियां भी कर रही हैं, और आगे चल करके अलग अलग खेतों को सींचती हैं, फिर आगे चल करके फिर मिल जाती हैं। कितना सुंदर प्रतीक है। प्रेमचंद और प्रसाद दो ध्रुव तारे हैं, जो अलग अलग रोशनी बिखेर रहे हैं, और शायद उनकी रोशनी पूरे हिंदी जगत को, पूरी दुनिया को, पूरी विश्व मानव को संदेश एक देती हुई चलती है। राष्ट्रीयता में प्रेमचंद की दृष्टि कहाँ थी? प्रेमचंद, जहां तक मैं समझता हूँ, एक विद्यार्थी के रूप में मैंने पढ़ा, तो प्रेमचंद जो है ग्राम जीवन और किसानी चेतना उनके भीतर प्रमुख थी। राष्ट्रीय चेतना उनके पीछे पीछे चलती है, लेकिन संकल्प चलती है, लेकिन अगुवाई तो उनकी किसान ही करता है, सामाजिक पक्ष उनका करता है। और प्रसाद जी के अंदर राष्ट्रीयता की बात मैंने आपको पहले ही कहा कि जान दास का उदाहरण दिया कि किस तरह से राष्ट्रीय चेतना का बीज प्रसाद जी में होता है। प्रसाद जी का पहला नाटक है प्रायश्चित। प्रायश्चित उनका पहला नाटक है, और उस प्रायश्चित में दो विद्याधारियां उस भूमि में पहुंचती हैं जहां की पृथ्वीराज की पराजय हुई थी। देखिए पहला नाटक है, पृथ्वीराज की जहां पराजय हुई थी उस भूमि पर दो विद्याधारियां पहुंचती हैं। पहले को कुछ पता नहीं है, वो पूछती है कि क्यों इतना सन्नाटा यहाँ है, तो दूसरी कहती है कि तुम में गंधमादन विलास से फुर्सत कहाँ, कि तुम जानो कि संसार में क्या हो रहा है। पूछती है कि हुआ क्या है। कितना सुंदर देते हैं उत्तर प्रसाद जी उस दूसरी विद्याधारिणी के माध्यम से, कि यदि एक भाई दूसरे भाई का शत्रु न हो, शैलवाहिनी सरिता ही अगर श्रृंग को न तोड़े, तो दूसरा क्या कर सकता है। इसका मतलब प्रसाद जी संकेत कर रहे हैं आपस की फिरका परस्ती को, आपस की जो फूट, भारत की गुलामी का जो एक कारण है, हमें आपस की फूट, उसकी तरफ प्रसाद जी संकेत कर रहे हैं। और उस समय जो है प्रसाद जी भारत की पराधीनता के जो मूल कारण थे, अपने अपने नाटकों में, अपनी कविताओं में उसको प्रसाद जी विस्तृत करते हैं। मुझे याद है एक पत्रिका में मैंने पढ़ा था, नाइजीरिया का एक कवि आया हुआ था, गोब्रियल ओकारा। तो उसने एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में वो ओकारा कहता है कि हमारे पास भारत जैसी श्रेष्ठ सांस्कृतिक और लोक परंपरा कहाँ है कि हम अपने साहित्य में इतनी गहराई ला सकते हैं। तो भारत की जो सांस्कृतिक परंपरा है, यह यहाँ के साहित्य में आती है। और चीनी आक्रमण कितने वर्षों के बाद, संभवतः 1.5 दशक के बाद, प्रसाद जी के जाने के 1.5 दशक के बाद चीन का आक्रमण हुआ था 62 में। उस समय महादेवी वर्मा ने एक अद्भुत बात कही थी अपने इंटरव्यू में, और महादेवी वर्मा ने कहा था कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती
स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। कह रहे हैं कि इसके अलावा, ये महादेवी वर्मा के शब्द हैं, इस गीत के अलावा उस समय देश को जानने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। यह गीत 100 बार 1000 बार प्रसारित किया गया, गाया गया और सुना गया। ये महादेवी वर्मा का कहना है। 21 वर्षों में यह गीत जो है वह निरंतर गूंज रहा था। राष्ट्रीय चेतना प्रसाद जी की इतनी थी, हम नाटकों में उस विस्तार से नहीं जाएंगे। खासकर आप चंद्रगुप्त देखें, चंद्रगुप्त किस तरह से राष्ट्र को एक करना चाहता है। और एक एक विदेशी महिला जो प्रमुख अरुण यह मधुमेह देश हमारा, उस गीत को गाती है। और उसका कथन क्या है? वह कहती है, विश्व के अन्य देश मनुष्य की जन्मभूमि है, भारत तो मानवता की जन्मभूमि है। इस मानवता को जन्मभूमि देने वाले भारत का गान अपने नाटकों में, अपनी कहानियों में भी, आप कहानी की भी बात देखें ना, तो कहानियों में पुरस्कार कहानी आप देखें, वह पुरस्कार कहानी किस तरह से उस राष्ट्रीय भावना को हमारे भीतर व्यक्त करती है, उस पर भी बहुत विस्तार से किसी एक सत्र में बात होगी। एक और भिन्नता दोनों लोगों के बीच है। हमने कहा ना कि प्रसाद और प्रेमचंद दो धाराएं हैं, कहीं गलबहियां करते हैं और फिर अलग अलग विस्तार करके अपनी शोभा को बढ़ा देते हैं। एक दूसरी विशेषता दोनों की, बहुत संक्षेप में दोनों की विशेषता की बात करूंगा, भाषा को लेकर के। प्रेमचंद की भाषा कैसी है और प्रसाद की कैसी भाषा है? एक संस्कृत निष्ठ। और एक और बड़ी खूबी है, प्रसाद जी जब कहानी लिखते हैं तो उसमें नाटक भी है, उसमें कविता है, कहानी तो बाद में है। और प्रसाद जी जब नाटक लिखते हैं तो उसमें कविता आ जाती है, कविता लिखते हैं तो उसमें नाटक आ जाता है, कहानी लिखते हैं तो नाटक और कविता दोनों आ जाता है। और प्रेमचंद की भाषा, प्रेमचंद तो गांव के किस्सा गोई का वह कथाकार है। लिखता है तो वो कहानी लिखता है कि गांव में जैसे एक दूसरे से कहानी कही जाती है। मैं दोनों का एक एक उदाहरण देकर के, आप सभी सुबुद्ध हैं, आप इसको समझेंगे, दोनों को एक एक कहानी। पहले आप प्रेमचंद की भाषा देखिए, और मैं उदाहरण ले रहा हूं कफन कहानी से और आकाशदीप कहानी से, जिसको सब लोगों ने पढ़ा है। और मेरा ख्याल है कि यहाँ जो हमारे विद्यार्थी बैठे हैं शास्त्री द्वितीय तृतीय वर्ष के, उन्होंने तो कफन और आकाशदीप दोनों पढ़ा है, मुझे पता है, इसलिए वो उसकी भाषा को देखेंगे। पहले कफन कहानी देखिए। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हैं। क्या भाषा है कथा कहने की। और अंदर बेटे की जवान बीबी बुधिया प्रसव वेदना से तड़पड़ा रही है। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। कैसे बातचीत होती है दोनों के बीच में। माधव चिढ़ करके बोलता है, मरना है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती है। कहीं भाषा में संस्कृत निष्ठ और तत्सम प्रधानता नहीं है। और आकाशदीप की भाषा देखिए, शुरू कहां से होती है। एक बड़े नाटककार की भाषा है, कहानी, कहानी संवाद से नहीं किसी की शुरू होती है। लेकिन आकाशदीप शुरू होता है, बंदी क्या है सोने दो, मुक्त होना चाहते हो, अभी नहीं, निद्रा खुलने पर चुप रहो, फिर अवसर नहीं मिलेगा। और इस नाटक में, इस कहानी में कविता कहाँ आ जाती है। कविता का एक उदाहरण, तारक खचित नील अंबर और समुद्र के आकाश में पवन ऊधम मचा रहा था, अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था। ये गद्य की भाषा नहीं है। अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था, ये तो कविता है। प्रसाद किस तरह से नाटक में कविता का प्रयोग करते हैं, संवाद का प्रयोग करते हैं, कथा को किस तरह से, दोनों के भाषा वैशिष्ट को लेकर के दोनों लोगों में बहुत अंतर है। और अब एक और बात करूंगा, इसके बाद फिर समापन करूंगा, विश्वास मानिए। मानवता की दृष्टि, मैंने पहले भी कहा था, दोनों विश्व मानवता के उद्घोषक कथाकार हैं, रचनाकार हैं दोनों। और विश्व मानवता की बात होगी तो नारी की बात होगी। प्रेमचंद सबसे पहले, आप सोचिए कि 1916, 17, 18 में लिखे हुए प्रेमचंद के, और एक निर्मला कहानी उपन्यास बाद में लिखा गया, लेकिन निर्मला उपन्यास में निर्मला की मां कल्याणी और पिता उदयभान, उपन्यास के शुरू में दोनों लोगों के बीच में बातचीत होती है। और उदयभान कहते हैं, मुझे तुम उन पुरुषों में मत समझना जो स्त्री के इशारों से नाचते हैं। कल्याणी तुरंत उत्तर देती है, ये 1920-22 की महिला है, आज की नहीं। कल्याणी उत्तर देती है, आप भी मुझे उन स्त्रियों में मत समझिएगा
जिन्हें पुरुष अपने पैरों की जूतियां समझा करते हैं। ये प्रेमचंद की नारी विषयक दृष्टि है। किस तरह से नारी को एक ताकत के साथ, गोदान उपन्यास में देखें ना, होरी तो बड़ा लुचपुज है, सबके सामने झुकता है, कुत्ते की तरह दुम हिलाता है, लेकिन धनिया, वाह, किसी न पुलिस वाले से डरती है न किसी से डरती है, उत्तर देती है। और प्रसाद जी की ध्रुव स्वामिनी, कहती है कि मुझे तुम शीतल मणि मत समझना। रामगुप्त से डंके की चोट पर कहती है, मेरे भीतर उष्णता है, मेरे भीतर रक्त खौल रहा है। यह वाणी नारी की जो बोलता है। और एक तरफ नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास पत्तल में। स्त्री को इन दोनों रचनाकारों ने उस पराधीनता के युग में स्त्री को जो उच्च स्थान प्रदान किया, इस पर नारी की शक्ति, नारी की अजेय शक्ति आगे आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। और फिर मैं सोच रहा हूं कि अब समापन कर दिया जाए। एक कंक्लूड अगर करूं, भाषा की दृष्टि से, सामाजिक चेतना की दृष्टि से, यथार्थ और आदर्श की दृष्टि से दोनों रचनाकार अलग अलग हैं, लेकिन एक सहयात्री हैं दोनों। और सहयात्री कहाँ हैं? सांस्कृतिक चेतना की दृष्टि से, राष्ट्रीय चेतना की दृष्टि से और मानवीय चेतना की दृष्टि से। और शायद कोई साहित्य केवल केवल समकालीनता से नहीं होता है। अगर समकालीन घटना साहित्य हो तो अखबार तो सबसे बड़ा साहित्य कहा जाएगा। इसलिए केवल समकालीनता साहित्य नहीं होता है। हम अपने इतिहास से वह दृष्टि लेकर के वर्तमान को, प्रसाद जी ने कई जगह बहुत सुंदर कहा है कि अतीत और वर्तमान के मिल करके हम भविष्य को निर्मित कर सकते हैं। और एक बड़ा रचनाकार अतीत से सामग्री ग्रहण करता है और वर्तमान से यथार्थ को ग्रहण करता है और एक सुंदर भविष्य को निर्मित करता है। एक ऐसा भविष्य निर्मित करता है जो संदेश देता है, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। एक समरसता है। और मैं इस आयोजन के लिए सचमुच बधाई दूंगा कि प्रसाद और प्रेमचंद पर आप एक साथ बात कर रहे हैं। इतना बढ़िया क्या हो सकता है। शक्ति के विद्युत कण विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करो समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। मानवता के विजय का यह एक स्रोत है। और अंत करूंगा, जब यहाँ मूलगंध कुटी विहार का उद्घाटन हो रहा था इस मंदिर का, तो प्रसाद जी आए थे और प्रसाद जी ने एक कविता पूरी की पूरी लिखी थी, बहुत प्रसिद्ध हुई, लेकिन पूरी कविता कम लोगों ने पढ़ा है। मैं पूरी कविता नहीं, धैर्य रखिए, उसके 2-3 खंड आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और यही मेरा अंतिम बात होगी। अरि वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार, सतत व्याकुलता के विश्राम, अरे ऋषियों के कानन कुंज, जगत नश्वता के लघु प्राण लता पादप, सुमनों के पुंज, तुम्हारी कुटिया में चुपचाप चल रहा था उज्जवल व्यापार, स्वर्ग की वसुधा से सुचिसंध गूंजता था जिसमें संसार, अरि वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार। तुम्हारे कुंजों में तल्लीन दर्शनों के होते थे बाद, देवताओं के प्रादुर्भाव, स्वर्ग के सपनों के संवाद, स्निग्ध तरु की छाया में बैठ परिषदें करती थी सुविचार, भाग कितना लेगा मस्तिष्क, हृदय का कितना है अधिकार, अरि वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार। और फिर बुद्ध पर बात करते हैं, छोड़कर पार्थिव भोग विभूति, प्रेयसी क्या दुर्लभ व्यवहार, पिता का वक्ष भरा वात्सल्य, पुत्र का शैशव सुलभ दुलार, दुख का करके सत्य निदान, प्राणियों का करने उद्गार, सुनाने आरण्यक संवाद, तथागत आया तेरे द्वार, अरि वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार।